हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों का अध्ययन करने के लिए कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आपके अनुसार ये पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रहीं? क्वेश्चन का मतलब ये है कि पिछले 200 सालों में हम्पी या विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, उसमें जो भी भवन हैं, उनके जो भग्न अवशेष हैं, उनके जो खंडहर हैं, उनको स्टडी करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं और उन तरीकों से जो जानकारियां मिली हैं, उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों ने जो जानकारियां दी हैं उसकी वो कैसे पूरक रही हैं, कैसे उस जानकारी को पूरा करने का काम किया है, ये हमने समझना है। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक पुराविद व इंजीनियर कर्नल कोलिन मैकेंजी के प्रयत्नों से प्रकाश में आए थे। तो ये हमें पता है कि सबसे पहले जो कर्नल कोलिन मैकेंजी थे 1815 में, जिनको भारतीय सर्वेयर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया था, उन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी का एक मानचित्र उन्होंने बनाया था और उस मानचित्र को बनाने के बाद हमें हम्पी के बारे में जानकारियां मिली। तो अब पिछले 200 सालों में क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, जिन तरीकों से हमें और ज़्यादा जानकारियां मिली हैं और जो जानकारी दी है विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों ने, उसको कैसे पुष्ट किया है, कैसे उसमें और जोड़ने का काम किया है, वो हमने समझना है। तो पिछले 200 सालों में जो 2 शताब्दियों में कई विधियां अपनाई गई हैं। एक विधि है भौगोलिक सर्वेक्षण। भौगोलिक सर्वेक्षण का मतलब है कि एएसआई जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस डिपार्टमेंट ने वहाँ फिजिकल सर्वे किया है, यानी वहाँ उसके लोग जो पुराविद हैं वो गए हैं, वहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो खंडर हैं, जो भवन हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो स्तंभ हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, उनका सर्वे किया है और उनको सर्वे करके समझने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। दूसरा है खंडहरों से मिली जानकारी का अध्ययन करना। तो खंडहरों से जो भी जानकारी मिली, जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो कुछ नक्काशी की गई मिली है, उन पर जो भी बाकी के अवशेष मिले हैं उन भवनों के, उनसे जो कुछ जानकारी मिली है उसको स्टडी किया गया है, उसको समझने का प्रयत्न किया गया है। फिर है स्थापत्य का विश्लेषण, यानी जो भी इमारतें मिली हैं, जो भी मंदिर मिले हैं, मंदिरों पर जो नक्काशी है, जो भवन मिले हैं, उसका विश्लेषण किया गया है, उनकी शैली का विश्लेषण किया गया है, उनके भवन निर्माण की जो सामग्री है उसके बारे में जानकारी जुटाई गई है, उससे अर्थ निकालने के प्रयत्न किए गए हैं कि अलग अलग जो धर्म है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस धर्म से संबंधित रहा होगा। तो उन स्थापत्य का जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका विश्लेषण करके जानने की कोशिश की गई है, वहाँ के लोगों के धर्म के बारे में, समाज के बारे में, तो उस समय के बारे में जानने की कोशिश हुई है। इसके अलावा है अभिलेखों का अध्ययन। उस सर्वे के दौरान वहाँ जो अभिलेख मिले हैं, जो उस समय राजाओं के द्वारा लिखवाए गए होंगे, तो उनका अध्ययन किया गया है और उनके अध्ययन से भी जो जानकारियां मिली हैं उसने क्या किया है, हमारी जो पहले से जो जानकारी हमारे पास थी, जो पुरोहितों द्वारा जो जानकारी दी गई थी, उस जानकारी को पुष्ट करने का काम किया है। पहले से जो जानकारी हमें विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों ने दी थी, ओरल जानकारी जो थी, तो वो जानकारी है उसको ज़्यादा पुष्टि मिली है, उसको वैलिडिटी मिली है, उसको वैधता मिली है, क्योंकि ये जो दोनों जानकारियों का जब मिलान हो गया है तो वो बात पुख्ता हो गई है कि यहाँ इस तरह का समाज था या इस तरह का धर्म था, इस तरह की संस्कृति थी। तो ये पहला क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत में, ये जो दक्षिणी भारत है उसके इस इलाके में विजयनगर साम्राज्य था और यहाँ पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के इधर वाली वृष्टि छाया इलाके में पड़ता था। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती थी बार बार। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत के शुष्क इलाके में पड़ता था। साम्राज्य की जल व्यवस्था अधिकतर मानसूनी वर्षा पर निर्भर थी, इसलिए साम्राज्य द्वारा
जल संग्रहण के उपाय किए जाते थे। जल को इकट्ठा करके रख लिया जाता था ताकि जब बारिश ना हो तो उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या क्या तरीके थे जल संग्रहण के? एक है बांधों का निर्माण। तुंगभद्रा व अन्य जो जल धाराएं थी, जो नदियां वहां से बहती थी, जो झरने थे, उन पर छोटे छोटे बांध बनाए गए थे और उन बांधों के द्वारा जलापूर्ति की जाती थी। दूसरा है हौज व जलाशय। तो उन बांधों के द्वारा, उन बांधों का निर्माण करके हौज बनाए जाते थे, जलाशय बनाए जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक कमलापुरम जलाशय बनाया गया था। कमलापुरम जलाशय का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी होता था और राज्य के केंद्र में जलापूर्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा है नहरें। एग्जाम्पल के लिए हिरिया नहर वहाँ की प्रमुख नहर थी, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था और इस नहर का किसानों के लिए बड़ा महत्व था। अच्छी फसलें सिंचाई से हो पाती थी। इसके अलावा मंदिरों में कुंड मिले हैं। जो भी पुरातत्वविदों ने जो खुदाई की है, जो धार्मिक स्थल मिले हैं, धार्मिक केंद्र मिले हैं, वहाँ उस धार्मिक केंद्र के अंदर कुंड मिले हैं। वो कुंड भी क्या करते थे? स्थानीय जलापूर्ति का काम करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए विरूपाक्ष मंदिर में कुंड मिला है, वो बहुत बड़े आकार का है और स्थानीय जल आवश्यकताओं को वो अच्छे तरीके से पूरा कर पाता था। तो ये कुछ तरीके विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा अपनाए गए थे ताकि वहाँ जल की कोई दिक्कत ना हो। अच्छी जल आपूर्ति जो है वो सिंचाई के लिए भी और लोगों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मिलता रहे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र को किलेबंदी में रखने के क्या फायदे व नुकसान थे? तो अब्दुल रज्जाक के विवरणों से किलेबंदी कृषि क्षेत्रों का पता चलता है। अब्दुल रज्जाक जो एक विदेशी यात्री आया, उसने बताया कि विजयनगर साम्राज्य है, उसके अंदर जो फोर्टिफिकेशन किया गया है, जो किलेबंदी की गई है, उस किलेबंदी में ही जो कृषि क्षेत्र है यानी खेत जो हैं वो भी उसी के अंदर ही थे। इसके क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे? तो पहले फायदों की बात करते हैं। घेराबंदी के समय खाद्यान्न आपूर्ति संभव। तो एक तरीका था दुश्मन का कि वो क्या करता था कि किसी भी राज्य पर आक्रमण करना है तो जो जहाँ गढ़ होता था या जो राज्य के केंद्र होता था उसको घेर लिया जाता था और डेरा डाले रखते थे वो लंबे समय तक। मकसद ये था कि जब अंदर उनके पास जो अन्न का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा या पानी की जब भंडार है वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो अपने आप आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन क्योंकि किलेबंदी में ही कृषि क्षेत्र था तो फसलें अंदर हो जाती थी, किसान भी अंदर होते थे, तो फसल उत्पादन होता रहता था और खाद्यान्न आपूर्ति संभव हो पाती थी और लंबे समय तक घेराबंदी के बावजूद भी उनको भुखमरी जैसे हालात पैदा नहीं होते थे, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। दूसरा, शत्रु को खाद्यान्न से वंचित करना। अब मान लीजिए ये वो इलाका है जो किलेबंदी कर ली गई है, इसी के अंदर बहुत सारे खेत हैं और अब जो दुश्मन सेना यहाँ है और बाहर मान लीजिए यहाँ उत्पादन नहीं है, फसलें नहीं है, तो फिर दुश्मन सेना जो यहाँ आई है उसको जो अनाज है वो अपने जहाँ से वो आया है वहीं से मंगवाना पड़ता था और ये बहुत ही दुष्कर कार्य, मुश्किल कार्य हो जाता था। तो शत्रु को खाद्यान्न से वंचित करने का एक तरीका था, दुश्मन जो है वो इसी इलाके से फसलों को लेकर के खाद्यान्न आपूर्ति नहीं कर पाता था। तीसरा है, आवारा पशुओं से सुरक्षा हो जाती थी किसानों की फसलों की, तो ये भी एक फायदा था। भुखमरी जैसी स्थिति से निपटना संभव। तो लंबे समय तक जब दुश्मन द्वारा घेराबंदी की जाती थी तो उस समय भी जनता में भुखमरी जैसे हालात पैदा नहीं होते थे और लंबे समय तक वो अपना गुजारा कर सकते थे। तो ये फायदे थे। नुकसानों की बात करें तो है संसाधनों का अपव्यय। बहुत बड़े इलाके में जब इस तरह से घेराबंदी की जाती थी, बहुत बड़े इलाके को जब ऐसा स्ट्रक्चर बना करके किलेबंदी की जाती थी तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का और समय की, मेहनत की बर्बादी होती थी। तो संसाधनों का अपव्यय होता था। उसी पैसे को राज्य के दूसरे कल्याणकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इतनी घेरेबंदी पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने की वजह से एक तरह से संसाधनों का अपव्यय होता था। किसानों के लिए असुविधाजनक। अब ऐसा भी था कि मान लीजिए घेराबंदी के अंदर जो है, ऐसे तो है कि किसान कोई भी जा सकता है, तो वहाँ पास आदि की व्यवस्था होती थी। तो प्रॉपर जो पास वगैरह दिखा करके ही अंदर उधर घुसा जा सकता था। तो जो किसान मान लीजिए खेतों के इस घेरेबंदी से बाहर थे और उनके खेत अगर अंदर थे तो उनके लिए खेती करना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता था, उनको बड़ी असुविधा होती थी। तीसरा नुकसान उससे होता था भूमि की सीमित उपलब्धता। अब एक खास इलाका है, उसी के अंदर जो है खेती की जा सकती थी, क्योंकि अब घेरेबंदी जब कर ली गई है, किलेबंदी में कृषि क्षेत्र को रख लिया गया है, तो फिर उसको अगर विस्तार करना हो आपको खेती का तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इस
इलाके के अंदर केवल सीमित भूमि जो है खेती के लिए वही उपलब्ध हो पाती थी। तो ये भी इसका नुकसान था कि कृषि क्षेत्र का विस्तार कर पाना संभव नहीं हो पाता था। अगला क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बे से जुड़े अनुष्ठानों का क्या महत्व था। एक स्ट्रक्चर मिला है विजयनगर साम्राज्य में जिसको महानवमी डिब्बा नाम दिया गया है। तो वहां पर जो धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी जो फेस्टिवल होते थे उनका क्या महत्व था। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट था और उसकी ऊंचाई थी 40 फीट। इस मंच के आधार पर कुछ बहुत सुंदर चित्र मिले हैं, नक्काशी की गई है। संभवतः इसके ऊपर लकड़ी की संरचना थी जो समय के साथ नष्ट हो गई है। इस मंच पर बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन होता था। इस मंच से जुड़े मुख्य धार्मिक अनुष्ठानों में नवरात्र का त्योहार प्रमुख था, जिसको कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बोलते हैं या उत्तरी भारत में दशहरा जिसको कहा जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम महानवमी पड़ा था। तो ये त्योहार प्रमुख था। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी शक्ति व शौर्य और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर मूर्तियों की पूजा होती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और राजकीय अश्व की पूजा की जाती थी। तो इस तरह की धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होते थे। और क्या होता था, इस अवसर पर राज्य के नायक और अधीनस्थ जो राजा थे वो विजयनगर के शासकों को भेंट देते थे। जो कर होता था वो भी लेकर के आते थे और तरह तरह के उपहार जो है वो लेकर के आते थे और राजा को भेंट देते थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा नायकों की सेना का निरीक्षण करते थे। जो नायक अपनी सेना लेकर के इस दिन उपस्थित होते थे वो अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते थे और नायकों की जो सेना होती थी उसका निरीक्षण इस खुले मंच के द्वारा राजा के द्वारा अंतिम दिन उसका निरीक्षण किया जाता था। बहुत सारी झांकियां निकलती थी, जुलूस निकाले जाते थे। तो इस तरह के जो अनुष्ठान है वो महानवमी डिब्बे से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं। क्वेश्चन को समझना है। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने शहर का एक खास इलाका है, ये इलाका, इसको शाही केंद्र नाम दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये नाम सही दिया है, क्या शाही केंद्र इसका सही वर्णन करता है इस इलाके का, ये पढ़ना है हमने। तो ये मान लीजिए शहर है और शहर का जो ये दक्षिणी पश्चिमी इलाका था उस इलाके को पुरातत्वविदों ने राजकीय केंद्र या शाही केंद्र का नाम दिया है। ये शहर का दक्षिण पश्चिम भाग था। इस इलाके में 60 से अधिक तो मिले हैं धार्मिक केंद्र, मंदिर मिले हैं और 30 के आसपास महलनुमा संरचनाएं मिली हैं। तो ये संरचनाएं हो गई। अब इन दोनों में जो अंतर की बात करें, मुख्य अंतर क्या है इसमें, एक तो मंदिर मिले हैं, एक महल मिले हैं। तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो निर्माण सामग्री के आधार पर है। जो मंदिर मिले हैं, मंदिर का जो मटेरियल है वो राजगिरी कार्य है, यानी पत्थर से, ईंटों से, इस तरह की चीजों से उसको बनाया गया है जो विकारी नहीं है, जो आज तक भी विद्यमान है। बाकी जो दूसरी इमारतें मिली हैं इस इलाके में, जो महलनुमा संरचनाएं या और कोई इस तरह की जो बिल्डिंग्स मिली हैं वो विकारी वस्तुओं से निर्मित थी, यानी ऐसी चीजों से जो समय के साथ समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब जो राजकीय केंद्र या जो शाही केंद्र जो इस इलाके को नाम दिया है, इसकी जो मुख्य संरचनाओं की बात करें तो इस संरचना में एक तो जैसे मान लीजिए ये मिला है, इसको हमने नाम दिया है राजा का भवन। तो एक तो राजा का भवन मिला है, राजा का भवन है, लेकिन राजा के भवन में राजकीय आवास का साक्ष्य नहीं है, यानी ऐसा नहीं था कि वहां राजा या राज परिवार के लोग रहते थे। इसको दो भागों में बांटा गया है। जो राजा का भवन है उसमें एक तो महानवमी डिब्बा मिला है और एक सभा मंडप मिला है। दो संरचनाएं राजा के भवन में मिली हैं। इन्हीं दोनों संरचनाओं को, महानवमी डिब्बा और सभा मंडप को, संयुक्त रूप से जो पेश हैं, डोमिंगो पेश जो एक यात्री थे, उन्होंने उनको विजय का भवन नाम दिया है। अब इनके बारे में जानते हैं। महानवमी डिब्बा के बारे में तो हमने अभी भी जाना, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने वो जानकारी सारी यहाँ लिख देनी है कि इस तरह से एक मंच होता था और इस कामों में इस्तेमाल होता था। सभा मंडप जो है वो भी एक ऊंचा मंच था और लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास छेद बने हैं। मान लीजिए एक मंच है और उस मंच के ऊपर ऐसे छेद मिले हैं जिनसे स्ट्रक्चर बनाया गया था, लकड़ी के खंभे जहां पर खड़े किए जा सकते थे। तो उनके ऊपर फिर दूसरी मंजिल बन जाती थी और इस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो ये सभा मंडप हो गया। इसके अलावा एक और जो संरचना इस इलाके में मिली है वो है लोटस भवन, लोटस पैलेस या कमल महल उसको नाम दिया गया है।
तो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज यात्री आए उन्होंने इसका नामकरण कर दिया कमल महल। और कमल महल क्यों कर दिया? क्योंकि ये दूर से देखने में कमल के फूल जैसा दिखता है। तो ये भवन जो कमल महल है वो भी इसी इलाके में, इसी राजकीय केंद्र में मिला। अब जो राजकीय केंद्र, ये जो लोटस महल मिला है, इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया था, क्या काम आता था, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन कर्नल कोलिन मैकेंजी ने जो सर्वे मानचित्र बनाया है उसके आधार पर हमें ये सुझाव मिलता है कि ये एक परिषदीय भवन था। यानी यहाँ एक काउंसिल का पैलेस था, यानी जो राजा के जो परामर्शदाता थे, जो सलाहकार थे, उनसे राजा यहाँ पर मिला करता था। इसी इलाके में एक मिला है हजारा राम मंदिर। बहुत सारे मंदिर मिले हैं, उनमें से एक हजारा राम मंदिर है। और ये जो मंदिर की खास बात क्या है कि ये केवल राज परिवार के हेतु ही था, केवल राज परिवार के लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या इस इलाके को जो नाम दिया गया शाही केंद्र या राजकीय केंद्र, ये सही नाम दिया गया है? तो अब अगर इसका विश्लेषण करें तो हमें इसमें एक राजा का भवन मिला। राजा के भवन में भी महानवमी डिब्बा है, सभा मंडप है, इसी में कमल महल है, इसी में हजारा राम मंदिर है। हजारा राम मंदिर इस तरह का मंदिर है जिसमें केवल राज परिवार के लोग ही जा सकते हैं। तो यानी यहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह की इमारतें मिली हैं जो राजकीय महत्व को दर्शाती हैं। और इसलिए हम मान सकते हैं कि शाही केंद्र शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है इस इलाके के लिए वो बिल्कुल सही है, सटीक है। अगला क्वेश्चन है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? यानी एक तो हमने अभी भी कमल महल के बारे में पढ़ा, जो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है जिसको परिषदीय भवन कहा गया है। मैकेंजी के ने जो सर्वे मानचित्र बनाया उसके आधार पर हम मानते हैं कि वो परिषदीय भवन था। इसके अलावा हाथियों के अस्तबल मिले हैं, यानी बहुत सारे कमरे हैं जिनमें शायद हाथियों को बांधा जाता होगा। तो ये जो भवन बनाए गए हैं ये शासकों के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं, क्या इशारा करते हैं? तो एक तो ये इशारा करते हैं कि विजयनगर के शासकों की अच्छी आर्थिक स्थिति थी, उनके पास अच्छा पैसा था, तभी इस तरह के जो बड़े बड़े भवनों का बनवाना संभव हो पाता था। तो ये बताता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, शासकों के पास करों के रूप में अच्छी आमदनी होती थी, अच्छा पैसा आता था, और तभी ये संभव था कि वो इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवा सकते थे। दूसरी जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये कि स्थापत्य कला का विकास व संरक्षण, कि भाई जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने स्थापत्य कला का विकास करवाया, उसका संरक्षण किया, तरह तरह के जो भवन है वो बनवाए, तो उन्होंने स्थापत्य में बहुत योगदान दिया। तीसरा जो है इंडो इस्लामिक शैली, वो जो जैसे भवन मिले हैं हमें यहाँ पर वो इंडो इस्लामिक शैली में मिले हैं, यानी इंडियन शैली और इस्लामिक शैली उनका मिक्सचर है, तो अलग अलग कलाओं का संगम हुआ है। तो ये भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अलग अलग कलाओं का संगम हुआ उस काल में। दूसरी जो कलाएं थी उनको भी खुले दिल से उनका स्वागत किया गया, उनको मिक्स करके नई नई कलाओं का जन्म हुआ। इंडो इस्लामिक इसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा युद्ध व सैन्य संगठन, हाथियों के अस्तबल होना इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारे हाथियों को रखा जाता था और हाथी उस समय सेना में काम आते थे। इसका मतलब उनका सैन्य संगठन बहुत अच्छा था, युद्ध के लिए पहले से तैयारियां की जाती थी, युद्ध रणनीति उनकी तैयार होती थी। तो इस तरफ वो इशारा करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो भवन हैं वो शक्ति व वैभव का प्रदर्शन है। राजाओं ने अपनी शक्ति का, अपनी पराक्रम, शौर्य और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उस तरह के भवनों का निर्माण उन्होंने करवाया होगा। अगला है प्रशासन की विशेषता। अभी अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो लोटस महल है वो कोई ना तो धार्मिक भवन है, ना ही वो कोई आवासीय परिसर है। वहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ मीटिंग करता था, यानी राज्य से संबंधित जो मुद्दे होते थे वो डिस्कस किए जाते थे। इसका मतलब ये है कि उनका प्रशासन बहुत ही बढ़िया था। राजा जो है प्रशासन में सक्रिय भागीदारी लेता था और प्रशासन की सुविधा के लिए भी बहुत सारे भवनों का निर्माण वहाँ करवाया गया था। तो इस तरह के कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि राजाओं के बारे में इस तरह की जो जानकारियाँ हैं, ये जो कमल महल और हाथियों के अस्तबल हैं, वो हमें उनके शासकों के बारे में इस तरह की जानकारियाँ देते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, अध्याय के विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं? चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें आई, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, तो उससे हमें आम लोगों के बारे में क्या पता चलता है कि आम लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे, तो वो हमें बताना है। हमें लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और समाज के अनेक पहलुओं की महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं पाठ में आए विवरणों से मिलती हैं।
जैसे कि पहले आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं। अब्दुल रज्जाक ने बताया कि किलेबंदी की गई है, किलेबंदी में कृषि क्षेत्र को रखा गया है। इसका मतलब वहाँ कृषि उन्नत अवस्था में थी, नहरें बनाई गई हैं, बांध बनाए गए थे, सिंचाई का प्रबंध किया गया था। इसका मतलब वहाँ कृषि अच्छी होती थी, अच्छा उत्पादन होता था, उसकी अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। दूसरा, हमें व्यापारी वर्ग के बारे में भी पता चलता है कि एक घोड़ों के व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था, और एक यात्री आया जिसने बताया कि विजयनगर के बाजार में सुई से लेकर और जो तरह तरह की वस्तुएं जो हैं, हर तरह की वस्तुएं आपको विजयनगर के बाजार में मिल जाती हैं। तो इसका मतलब वहाँ व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, तरह तरह की चीज़ों का व्यापार किया जाता था। तो ये आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा, उनके धार्मिक जीवन की बातों की बात करें तो हमें बहुत सारी धार्मिक संरचनाएं मिली हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो राजकीय केंद्र था वहाँ 60 से अधिक मंदिर मिले हैं। तो यानी वो लोग धार्मिक लोग थे, धर्म का उनके जीवन पर विशेष प्रभाव था। इसके अलावा हमने एक जगह पढ़ा कि वहाँ पर विभिन्न धर्मों से जुड़ी संरचनाएं मिली हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर ही मिले हैं, अलग अलग धर्मों से और अलग अलग संप्रदायों के लोगों से संबंधित जो बिल्डिंग्स हैं वो मिली हैं। वो इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्य में धार्मिक सहिष्णुता थी, राज्य सभी धर्मों के लोगों की कदर करता था, सभी धर्मों के जो लोग थे उनके जो धार्मिक संरचनाएं हैं वो मिलना धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। सामाजिक संरचना की बात करें तो हमें पता चलता है कि वहाँ कृषक भी थे, शिल्पकार भी थे, व्यापारी भी थे। इसका मतलब समाज में अनेक वर्गों के लोग रहते थे और वहाँ समाज में असमानता भी थी। समाज में अलग अलग जाति और वर्ग के आधार पर लोग बटे हुए थे, सामाजिक असमानता भी थी, साथ ही साथ आर्थिक असमानता का भी हमें पता चलता है। जो एक यात्री है बारबोसा, वो लिखता है कि सामान्य लोगों के आवास छप्पर के हैं। इसका मतलब कुछ लोग जो हैं वो तो बहुत बढ़िया घरों में रहा करते थे और जो सामान्य गरीब लोग थे वो छप्पर के घरों में रहा करते थे। एक जगह वर्णन मिलता है कि चिन्नी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं और ये शायद अमीर व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते होंगे। यानी आर्थिक आधार पर भी असमानता थी, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। और इस तरह की और भी बातें आप किसी भी संदर्भ में आप लिख सकते हैं, जो भी जानकारी, इसके अलावा भी कोई जानकारी का उदाहरण लेकर के, कि इससे हमें इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं उनके धर्म के बारे में, समाज के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस तरह की जानकारियाँ हमें आम लोगों के बारे में मिल जाती हैं। तो ये इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।